हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम गुप्तोत्तर काल के महान और सबसे प्रमुख शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को जानेंगे। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है यह लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। केवल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को छोड़कर और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर यह पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। चीनी विद्वान हुएनसांग के सी युकी और बाणभट्ट के कादम्बरी तथा हर्षचरित द्वारा हमें हर्षवर्धन के बारे में तथा उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का और भी विस्तार करना चाहता था। और हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक बार दक्षिण भारत के पुलकेशन द्वितीय पर आक्रमण भी किया था, परंतु वह असफल रहा क्योंकि वह उस आक्रमण में असफल हो गया, हार गया। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके सभी धर्मों के प्रति दयालुता की भावना ने उसको वहाँ साम्राज्य विस्तार के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। आगे हम हर्षवर्धन के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। यह थानेश्वर हरियाणा में हुआ था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ये पुष्यभूति वंश के 5वें क्रम के शासक थे। इनकी माता यशोमती थी। इनके भाई राज्यवर्धन थे। भाई राज्यवर्धन के ही अचानक मृत्यु के पश्चात ही 15 साल की उम्र में हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालना पड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी। इनके भाई ममेरे भाई भंडी थे। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र थे, जिन्होंने इनकी बहन राजश्री को ढूंढने में मदद किया था। इनके सेनापति सिंहसेन थे, जो कि हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय में इनकी बहुत सहायता किए थे। इनकी कृतियाँ रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हैं। क्योंकि हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक भी था, इसने 2 नाटक लिखे हैं जिसमें 4-4 अंक हैं, और एक इसने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं पर आधारित 8 अंक की कृति लिखी है, नाटक है वो भी। और इसके समय में विदेशी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग आए थे। हुएनसांग जो था ये सबसे ज़्यादा फेमस चीनी यात्री रहा है, और हुएनसांग भारत में सिल्क मार्ग से आया था। हिंदुकुश पर्वत को पार करके यह सबसे पहले कपिसा पहुंचा था। हुएनसांग को दुर्गा की बलि देने के कारण डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। और इत्सिंग जो था वो भारत में सिर्फ 1 साल के लिए आया था। राजधानियों में हर्षवर्धन की राजधानी पहले थानेश्वर थी। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसकी राजधानी थानेश्वर ही थी, परंतु जब इसका कन्नौज पर भी अधिकार हो गया तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। हर्षवर्धन की मुद्राएं। हर्षवर्धन की 2 प्रमुख मुद्राएं थी, सोनीपत की मुद्रा और नालंदा की मुद्रा। सोनीपत की मुद्रा जो थी उस पर शिव का जो वाहन नंदी है उसकी आकृति बनी हुई थी, और जो नालंदा की मुद्रा है इस पे स्वयं हर्ष था, उसकी आकृति, और उसकी जो उपाधियाँ थी उसको दर्शाया गया है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ। हर्षवर्धन जो था वो शैव धर्म का उपासक था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को भी बहुत सारा आश्रय प्रदान किया हुआ था। मतलब जो हर्षवर्धन था वो एक दयालु राजा था और सभी धर्म को साथ लेके चलने वाला था। आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। अश्व सेनापति कुंतल के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने धोखे से कर दिया है। ये एक लंबी कहानी है। जब प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, जो कि प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था, उसे सूचना मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है तथा गृहवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया। राजश्री जो थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। ऐसा होने के पश्चात जो राज्यवर्धन था वो शशांक को मारने के लिए
कन्नौज पर गया, कन्नौज राज्य में वो पहुंचा, लेकिन उसको शशांक ने धोखे से मार दिया। जो शशांक था ये गौड़ वंश का प्रतापी शासक था। ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसी वजह से जो बौद्ध धर्म के वृक्ष होते थे उनको ये निरंजना नदी में फेंकवा दिया करता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गौड़ वंश का शासक शशांक था वो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। हर्षवर्धन की जब राजधानी बनी, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर ही थी, परंतु बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। पहले थानेश्वर थी, बाद में उसकी राजधानी कन्नौज हुई थी। जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसे पता चला कि उसकी बहन जो राजश्री है वो विंध्य के जंगलों में चली गई है और वहाँ वो सती होने जा रही है। तो उसने बौद्ध भिक्षु की सहायता से और उसके जो ममेरे भाई थे, मतलब बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र और उसके ममेरे भाई भंडी की सहायता से अपनी बहन को बचाया। और इस तरीके से वह कन्नौज की प्रजा और राजश्री के कहने पर कन्नौज का ताज भी हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया। आगे हम देखते हैं हर्षकालीन स्रोत। हर्षकालीन स्रोत कोई भी इतिहास पढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ साक्ष्य या स्रोत प्राप्त होते हैं जिनसे हम उनका अनुमान लगाते हैं और उस इतिहास को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हर्षकालीन स्रोत में देखेंगे कादम्बरी और हर्षचरित, ये दोनों बाणभट्ट द्वारा लिखे गए हैं। ये हर्षकालीन सबसे अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा मयूर शतक और सूर्य शतक भी हर्षकालीन स्रोत हैं। हर्षवर्धन स्वयं एक अच्छा लेखक था। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद 3 नाटक लिखे हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये दोनों नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वाजदत्ता की परिचायिका के विवाह का वर्णन है। इसमें रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों में 4-4 अंक हैं और जो नागानंद नाटक है उसमें 8 अंक है। ये नाटक बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से प्रभावित है और उसके बौद्ध धर्म के विषय में उल्लेख किया गया है इसमें। अब हम समझते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में बांसखेड़ा का अभिलेख, मधुबन का अभिलेख और ऐहोल अभिलेख है। बांसखेड़ा का जो अभिलेख था, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर पाया गया है। ये अभिलेख 628 में लिखवाया था। और मधुबन का जो अभिलेख है यह उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिलों के मधुबन नामक स्थान पे 631 में लिखवाया था। और जो ऐहोल का अभिलेख है ये सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है। यह अभिलेख नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। इसमें जो हर्षवर्धन था ये पराजित हो गया था और पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर। आगे हम देखेंगे सिक्के। सिक्कों में जो हर्षवर्धन था इसने मुख्यतः 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, एक सोनीपत की मुद्रा और एक नालंदा की मुद्रा। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ नंदी की आकृति ली है, इसमें शिव का वाहन नंदी का चित्र है। और नालंदा की जो मुद्रा थी इसमें श्री हर्ष मतलब स्वयं हर्ष का और महेश्वराय, सार्वभौम और महाराजाधिराज मतलब हर्ष की उपाधियों का वर्णन है नालंदा की मुद्रा में। आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हर्षवर्धन ने थानेश्वर से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। पहले जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था तो उसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में जब उसका विस्तार कन्नौज पर भी हो गया तो उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। आप जानते ही होंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। कन्नौज जो है ये एक उस समय का संसाधनों से युक्त एक राज्य था। इसी वजह से हर कोई राजा कन्नौज पे शासन करना चाहता था और इसी वजह से शायद हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। आगे हम देखेंगे कन्नौज में अपनी राजनीतिक स्थितियों को मजबूत करने के पश्चात वह बंगाल की तरफ बढ़ा। बंगाल में गौड़ वंश के शासक शशांक ने हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार
कर लिया। वही शशांक जिसने राजवर्धन की हत्या की थी, उसने बाद में जब देखा कि हर्षवर्धन काफ़ी मजबूत हो चुका है तो उसने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण शासक। अब हम इसको आगे पढ़ चुके हैं कि हर्षवर्धन के तत्कालीन दक्षिण के जो शासक थे वो पुलकेशन द्वितीय थे। हर्षवर्धन ने इन पर आक्रमण भी किया है, ऐसा ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। आगे हम ऐहोल अभिलेख, इन सब के अलावा हम वेनसांग के बारे में बताते हैं। वेनसांग यह हर्षवर्धन के समय का सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री था। वेनसांग जो था, इसका जन्म चीन के हुनान नामक प्रांत में हुआ था। इसका मूल नाम स्वांगच्वांग शाक्य मुनि था, जैसा कि आज भी चीन में च्वांग नाम होते हैं। यह 13-14 वर्ष की अवस्था में चीन के लोएंग नामक मठ पर जाकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। और जब वेनसांग यहाँ आया था तो इसने सी यू की नामक ग्रंथ लिखा था। हालांकि ये ग्रंथ अब प्राप्त नहीं है। ये ग्रंथ, इसका जो वर्णन है, इसके एक वेनसांग के मित्र ने हवेली नामक ग्रंथ में किया है, जो कि हमें बाद में प्राप्त हुआ। जो वेनसांग था ये भारत में 629 से 644 तक रहा था, अर्थात ये करीबन कई सालों तक रहा। कहाँ गया? वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि जो वेनसांग था ये लगभग 138 देशों की यात्रा किया था। अब हम जानते हैं इत्सिंग के बारे में। चीनी यात्री इत्सिंग, जो इत्सिंग था ये 671-72 में भारत आया था। 671-72 में। ये ज़्यादा समय तक भारत नहीं था। ये जलमार्ग यानी कि पानी के जहाज से आया था, और ये अपने 37 साथियों के साथ भारत आया था, जो इत्सिंग था। इत्सिंग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँव को प्रदान किया था, और जो हर्षचरित वेनसांग ने लिखा उसने 100 गाँवों को लिखा है, और जो इत्सिंग ने लिखा है उसने 200 गाँवों को लिखा है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का एकदम से विनाश हो गया। अब हम इसके सारे जो कॉन्सेप्ट थे इसमें हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।